हेलो एंड वेलकम बैक टू द अंडरडॉग्स आचार्य। तो अपनी इस सीरीज में हम यूपीएससी प्रीलिम्स के पूरे सिलेबस को वर्ड बाय वर्ड डिकोड कर रहे थे। ओके। और पिछले वीडियोस में हमने ये सब कुछ डिकोड कर लिया था और अब हमारा जो टॉपिक बचा है वो है सिर्फ जनरल साइंस। ओके। तो आज हम जनरल साइंस को डिकोड करेंगे। तो चलो चलते हैं। तो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड हियर इज अ लिटिल समथिंग अबाउट मी। मेरा नाम है राव अनूप सिंह और मैंने 2023 में यूपीएससी का इंटरव्यू दिया था। उसके अलावा मैं 5 बार यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस के लिए अपीयर कर चुका हूं और 3 बार स्टेट पीसीएस का प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस के लिए अपीयर कर चुका हूं। पहले मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में असिस्टेंट मैनेजर होता था। उससे पहले मैं एयर इंडिया जब गवर्नमेंट कंपनी होती थी तो उसमें भी असिस्टेंट कंट्रोलर की पोस्ट पे काम करता था। उसके अलावा मैं पिछले 9 साल से यूपीएससी कोचिंग इंडस्ट्री में एक्टिव हूं और मैंने अलग-अलग भूमिकाओं में अलग-अलग इंस्टीट्यूट्स में काम किया है, इंक्लूडिंग आंसर शीट इवैल्यूएशन, क्वेश्चन पेपर सेटिंग, टीचिंग, मेंटरशिप, इंटरव्यू गाइडेंस, एवरीथिंग। आई आल्सो यूज्ड टू बी अ यूपीएससी मेंटर एट स्टडी आईक्यू आईएएस। उसके अलावा ये सब एग्जाम्स हैं जो मैंने क्लियर किए हैं, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो जनरल साइंस जिसको कि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहें तो ज्यादा बेटर रहेगा और आगे जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। ओके। तो इसमें यूपीएससी आपकी एक मतलब ये नहीं देखता कि भाई आप फिजिक्स की डेरिवेशन सॉल्व कर सकते हो क्या, आप केमिस्ट्री के केमिकल फॉर्मूलाज वो आपसे नहीं पूछेगा। बट यूपीएससी यहाँ पे आपकी एक फंडामेंटल जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की अवेयरनेस है। फॉर एग्जाम्पल रॉकेट अगर ऊपर जाता है तो क्यों जाता है, सैटेलाइट अगर अपनी ऑर्बिट में घूमता है तो क्यों घूमता है। ओके। अगर हम एक गर्म और एक ठंडी चीज को साथ रखते हैं तो गर्म चीज का टेम्परेचर कम क्यों हो जाता है और ठंडी चीज का टेम्परेचर बढ़ क्यों जाता है। क्या आपको इनके पीछे के साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पता है? क्या आपको ये पता है कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? क्या आपको ये पता है कि सेल क्या होता है, सेल के पार्ट्स क्या क्या होते हैं? ये सब चीजें यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट करता है कि एज अ फ्यूचर आईएएस ऑफिसर आपको एटलीस्ट इतना तो पता हो। ओके। तो यहाँ पे उसके अलावा यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट करता है कि जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है, जैसे आगे डिटेल में देखेंगे, बट फॉर एग्जांपल इसरो ने कोई सैटेलाइट लॉन्च किया, एआई में कोई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुई, क्वांटम में कुछ हुआ, तो ये सब चीजों के बारे में क्या आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है? क्या अगर आपसे कोई 5th क्लास का बच्चा या 10th क्लास का बच्चा पूछ ले तो क्या आप उसको सिंपल टर्म्स में समझा सकते हो? तो ये सब साइंस एंड टेक में यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट करता है और यहाँ पे ना आपको सिर्फ क्लास 10th के लेवल तक की साइंस पढ़नी होती है और वो पढ़नी पड़ेगी, उसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं, हर साल आते हैं। ओके। तो इसमें अगर हम इसको डिवाइड करें तो दो पार्ट्स में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो स्टैटिक फंडामेंटल पार्ट है जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के बेसिक्स होते हैं और दूसरा आपका टेक्नोलॉजी पार्ट है जो आपका करंट अफेयर्स से रिलेटेड होता है। तो आगे इसको फर्दर देखते हैं। यहाँ पे मैंने इसको फिर से डिवाइड किया है, यानी कि एक स्टैटिक वाले पार्ट को हम कहते हैं जनरल साइंस और करंट अफेयर्स वाले को हम कहते हैं टेक्नोलॉजी। जनरल साइंस वाला पार्ट है, पहले हम उसको उसको समझेंगे। तो जनरल साइंस में एज यू नो 3 पार्ट होते हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और आपका तीसरा फिजिक्स। ओके। तो सबसे पहले देखते हैं बायोलॉजी में क्या क्या है, क्योंकि क्वेश्चंस बायोलॉजी से सीधे सीधे आते हैं। 2020 के पेपर में सीधा सेल स्ट्रक्चर के बारे में पूछ लिया था, अंदर के पार्ट्स को, कि ये एनिमल सेल में होता है या प्लांट सेल में होता है, सेल वॉल एनिमल सेल में होती है, प्लांट सेल में होती है, तो हम देखते हैं। तो बायोलॉजी का अगर हम सिलेबस शुरू करें तो सबसे पहले वही बात है, ओरिजिन ऑफ लाइफ, लाइफ कहाँ से शुरू हुई, और सेल्स। तो उसमें होता है आपका सेल का स्ट्रक्चर, उसमें कितने टाइप के मेम्ब्रेन्स होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एटसेट्रा, दो सेल्स आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, एनर्जी कैसे ट्रांसफर या जनरेट होती है, मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस क्या होता है, रेस्पिरेशन का क्या रोल है लाइफ को सस्टेन करने में, सेल डिवाइड कैसे होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है ऑर्गेनिजम्स में। फिर इसी में आपका आता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स यानी कि हमारे जो जीन्स होते हैं, जो मतलब आपके फादर की और आपकी शक्ल मिलती है, दैट्स जेनेटिक्स। ओके। सो इनहेरिटेंस यानी कि
फिजिकल ट्रेट्स या फिर ये सब जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांसफर होते रहते हैं। जैसे अगर आपके फादर की आँखों का कलर ब्राउन है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका भी ब्राउन होगा। आपकी मदर अगर फेयर हैं, तो हो सकता है कि आप भी फेयर हो, ब्लड ग्रुप भी ऐसे ही। ओके, डीएनए होता है हमारा एक तरह से जो डेटा ट्रांसफर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ओके, और इसको जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। इसी तरह जीन एक्सप्रेशन यानी कि अगर किसी के फॉर एग्जांपल कुछ लोग होते हैं उनके 22, 23, 25 की एज में ही बाल सफेद होना शुरू हो जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जिनके 50s की एज तक बाल सफेद नहीं होते। सो वो एक जीन है, जीन्स होते हैं हमारे अंदर, तो जिनका वो जीन जल्दी एक्टिवेट हो जाता है उनके जल्दी बाल सफेद हो जाते हैं, और जिनका देर से होते हैं देर से हो जाते हैं। इसी में जीन रेगुलेशन फिर होता है म्यूटेशन, यानी कि आपके डीएनए आरएनए में कुछ ऐसा चेंज आ जाना जिससे कि कुछ चीजें चेंज हो जाती हैं। एवोल्यूशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है म्यूटेशन। ओके, देन आपकी रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसमें और भी चीजें करंट अफेयर्स में से ऐड होती रहेंगी जो कि आपको पढ़ना है, मैं करंट अफेयर्स वाले पार्ट में बता चुका हूं। फिर हम लिविंग थिंग्स को क्लासिफाई करते हैं, यानी कि उनको डिफरेंशिएट करते हैं। ओके, तो उसमें हमारी जनरल बायोलॉजी में आता है कि जैसे वायरसेस हो गए, प्रोकैरियोट्स हो गए, यूकैरियोट्स हो गए, उसके अंदर क्या-क्या आता है, ये सब चीज़ प्रोटिस्टा, प्लांट्स, फंगाई, एनिमल्स, यस ये सब कुछ आपको पढ़ना है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इवन क्लास 12th तक की एनसीईआरटी से आपको पढ़ना है। फिर हमें पढ़ना है एवोल्यूशन ऑफ लाइफ में एनिमल एवोल्यूशन कैसे हुआ, ह्यूमन एवोल्यूशन कैसे हुआ, देन फर्दर हम जाएँगे कि टिश्यू क्या होता है, कितने टाइप के टिश्यूज़ होते हैं, देन हमारा हार्मोनल सिस्टम जिसको एंडोक्रिन सिस्टम कहते हैं, उसके कौन-कौन से पार्ट होते हैं, तो ब्रेन में हाइपोथैलेमस होता है, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड, थायरॉइड, एड्रिनल, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, ये सब आपको पता होना चाहिए। सिमिलरली फिर हमारा होता है रेस्पिरेटरी, यानी कि सांस लेने वाला सिस्टम। तो एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेस्पिरेशन कुछ इंसेक्ट्स में एक्सटर्नल होता है, बाकी एनिमल्स में इंटरनल होता है। प्लांट्स का कैसा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, इंसेक्ट्स का कैसा होता है, ह्यूमंस एंड एनिमल्स का कैसा होता है, इन सब की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। देन अगर कोई ऑर्गेनिज्म है जैसे हम ही हैं, तो हम खाना खाते हैं, देन हमारा ब्लड भी ट्रांसपोर्ट होता है, ऑक्सीजन भी ट्रांसपोर्ट होती है, तो ये सब चीजें हमको हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के कॉन्टेक्स्ट में पता होनी चाहिए। जैसे सेल में ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसे होता है कि वो फूड कहाँ से आता है और वेस्ट मटेरियल कहाँ से निकलता है। सिमिलरली प्लांट्स में जाइलम फोलम होते हैं, एनिमल्स में, और फिर हमको ब्लड वेस्कुलर यानी कि हमारा जो ब्लड फ्लो कैसे होता है, उसी का पार्ट है लिम्फेटिक सिस्टम। ओके, देन स्केलेटन एंड मस्कुलर सिस्टम्स, वो भी हमें स्पेशली ह्यूमंस के, जिसमें कि हमारा वर्टिब्रेज जो होते हैं वो एनिमल्स जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, तो उनके बारे में। बोन एंड स्केलेटन सिस्टम कैसे काम करता है, ये नहीं है तुमको डॉक्टरेट में नहीं जाना है, सिंपल जो एनसीईआरटी में जितना दिया हुआ है उतना तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए। ओके, और इसको करंट अफेयर से लिंक करना है कि इसमें कोई नई डेवलपमेंट हुई है, या कोई मान लो जैसे कोविड आया था, तो कोविड रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड था। ओके, और कुछ दिन पहले एक और डिजीज आई हुई थी जिसका नाम था गियन बार सिंड्रोम, तो उसमें आपका जो नर्वस सिस्टम है वो उसको अफेक्ट करती है। तो इस तरह की चीजों में आपको कनेक्ट कर पाओ, इसलिए आपको ये सब नॉलेज होनी चाहिए, और इनमें से सीधा भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। देन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्लांट्स में कैसा होता है, एनिमल्स में कैसा होता है, देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ह्यूमंस में कैसे होता है। देन एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी कि हमारी बॉडी वेस्ट कैसे बाहर निकालती है, कौन कौन से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स में, एनिमल्स में, ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, ये सब चीजें। ओके, एंड फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल एडजस्टमेंट, यानी कि गर्मी लगी तो पसीना आ गया, इस टाइप की चीजें। देन न्यूट्रिशन, ये इसमें हमको प्लांट न्यूट्रिशन में क्या CO2, फोटोसिंथेसिस एटसेट्रा, एनिमल न्यूट्रिशन, फिर ह्यूमन डाइट में हमें विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब कुछ पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है। अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हमें पता होना चाहिए, और फोटोसिंथेसिस। उसके बाद होती हैं हमारी डिजीजेस यानी बीमारियां। ओके, तो उसमें कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं, तो कम्युनिकेबल डिजीज जो एक इंसान से दूसरे इंसान को फैल सकती हैं, या जानवरों से इंसानों में फैल सकती हैं। तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि कौन सी डिजीज वायरस से फैलती है, कौन सी बैक्टीरिया से फैलती है, या कोई और तीसरा फैक्टर है, जैसे मलेरिया होता है आपका प्रोटोजोआ से। ओके, तो ये सब आपको टिप्स पे होना चाहिए। इसका सिंपल सॉल्यूशन है, अपना एक ऐसे चार्ट बनाओ। ओके, इधर आप डिजीज लिखोगे, इधर उसके फैक्टर्स लिखोगे, और यहाँ पे अगर कोई तीसरी
चीज आपको लिखनी है, जैसे उसके सिम्टम्स एक्सेट्रा, तो वो आप लिख सकते हो। बट ये ज्यादातर करंट अफेयर ओरिएंटेड होता है, आपसे रैंडमली उठा के यूपीएससी नहीं पूछेगा कि ऐसे 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 कोई भी डिजीज पूछ ली, नहीं, करंट अफेयर ओरिएंटेड होगा। अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आपका होता है लाइफस्टाइल डिजीजेस जिसको कहते हैं, जिसमें आपका डायबिटीज हो गया, ओके, या आपका हार्ट डिजीज हो गया, ये सब चीजें। बट अगर ये न्यूज में है, ओके, और या कोई नई रिसर्च आई है इसके ऊपर, तो इन सब से रिलेटेड पूछेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस में। ओके, तो ये तो था आपका बायोलॉजी। और बायोलॉजी सिंपल है बिकॉज इसमें से क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं। बट अब केमिस्ट्री और फिजिक्स हम यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इग्नोर करके जाते हैं, तो क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आपके सीधे नहीं आते, यहाँ पे क्वेश्चन अप्लाइड होते हैं, बट सिंपल होते हैं। तो ये मैंने थोड़ा अलग से एक्सप्लेन करा है। तो हम देखेंगे अभी जनरल केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में सबसे पहले होता है आपका स्ट्रक्चर ऑफ मैटर एंड एटॉमिक थ्योरी। ओके, अब यहाँ पे तुमसे रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ, क्या हुआ, वो नहीं पूछेगा। ओके, क्या पूछेगा, तो देखते हैं। कॉन्सेप्ट में यहाँ पे होगा भाई, एटम्स जो हैं वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन से मिलके बने हैं। अब इसमें फर्दर अगर ब्रेकेज हो रहे हैं, कुछ नई चीजें आ रही हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, जैसे सेम एटॉमिक नंबर होता है, उनका डिफरेंट मास नंबर होता है। उनके यूज क्या होते हैं कि न्यूक्लियर मेडिसिन में, कार्बन डेटिंग में और इंडस्ट्री में उनको यूज होता है। तो यूपीएससी यहाँ से क्या पूछ सकता है कि न्यूक्लियर पॉलिसी के बारे में पूछ सकता है आपसे, इंडिया की। हेल्थ में रेडियोलॉजी का क्या यूज है, तो वहां पे आपसे पूछ लेगा कि रेडियोलॉजी का ये यूज होता है, ये होता है, इस टाइप से क्वेश्चंस पूछ लेगा। या फिर आपसे कार्बन डेटिंग या इस तरह के कोई पूछ लेगा कि उसमें कौन सा आइसोटॉप यूज होता है, इस तरह की चीजें। फॉर एग्जाम्पल, आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट डिफर इन, तो इस तरह का ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट एक आइडिया देने के लिए कि क्या पूछा जा सकता है। फिर आपका एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स, ये केमिस्ट्री का अनदर पार्ट है। तो मिक्सचर, इनमें सीधा नहीं पूछेगा कि क्या है कैसे है, बल्कि कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं, जैसे डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन, क्रोमेटोग्राफी। इस बार भी शायद एक क्वेश्चन था आपका सिन गैस से रिलेटेड। ओके, तो वो इसी का ही पार्ट है, मिक्सचर्स का। ओके, उसमें आपसे जैसे अलॉयज हैं, तो पूछ लेगा कि ब्रास में कौन कौन सी चीजों से मिलके ब्रास बनता है, किस किस से मिलके ब्रोंज बनता है। तो कॉपर और टिन से मिलके आपका ब्रोंज बनेगा, कॉपर और जिंक से मिलके ब्रास बनेगा। याद कैसे रखना है, जेड फॉर जिंक, तो जिंक ब्रोंज में नहीं आएगा। ओके, एंड स्टेनलेस स्टील में क्या क्या डलता है, इस तरह की चीजें। तो यूपीएससी इसमें आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है मेटलर्जी से रिलेटेड, मटेरियल साइंस से रिलेटेड, डिफेंस में अगर कुछ यूज होता है, एनवायरनमेंट में कुछ यूज होता है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने डाला है ब्रास इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। ये क्वेश्चन आ चुका है, पर बहुत पहले आ चुका है। फिर पीरियोडिक टेबल से आपसे सीधा नहीं पूछेगा कि भाई कौन सा कहाँ पे एलिमेंट है, क्या है, ये सब चीजें आपको नहीं पूछेगा, बल्कि उसकी जगह कॉन्सेप्ट्स पूछ सकता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेटेलिक कैरेक्टर का। ओके, तो उसमें यूपीएससी आपसे पूछेगा कि मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, या एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से रिलेटेड, क्योंकि एनवायरमेंट से यूपीएससी को बहुत प्यार है। ओके, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ये रेयर है, बट यहाँ से इसी टाइप का ही क्वेश्चन बनता है। ओके, सो मूविंग ऑन। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पे आपसे डेली लाइफ में जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, ये स्टेट पीसीएस का भी फेवरेट है और यूपीएससी का भी फेवरेट है। तो कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, रिडॉक्स रिएक्शन। बट उसमें सीधी आपसे केमिकल इक्वेशंस नहीं पूछे जाएंगे, उनको एनवायरनमेंट के या फिर किसी डिफेंस टेक के परस्पेक्टिव में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो एक्सप्लोजिव्स में जैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, इस बार एक्सप्लोजिव्स का क्वेश्चन था एक। ओके, तो वहां से आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डाल के पूछेगा। देखो, वो आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि आप साइंटिस्ट हो या आपने 12th में नॉन मेडिकल ली थी तो उस हिसाब से क्वेश्चन पूछे। वो क्योंकि उनको भी पता है, देखो 10th तक ही साइंस पढ़ते हैं सब, उसके बाद कोई आर्ट्स ले लेता है, कॉमर्स ले लेता है, कोई आर्किटेक्चर करता है, इस तरह। तो 10th तक की साइंस को क्या आप डेली यूज में अप्लाई कर सकते हो वहां पे। तो यहाँ पे जैसे कि इंडस्ट्री, स्टील मेकिंग में, सीमेंट इंडस्ट्री में, कोरोजन का, रस्ट का कॉन्सेप्ट आपसे पूछ लेगा, कंबशन, तो इस तरह की चीजें। ओके, तो डेली लाइफ में आपका जैसे सेब लाल क्यों हो जाता है, ओके, एप्पल को अगर काट के रख दो तो रेड क्यों हो जाता है, इस टाइप के आपसे क्वेश्चंस यहां से पूछ सकता है, अप्लाइड। ओके, फिर एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स में अगेन आपसे फॉर्मूलाज नहीं पूछे जाएंगे।
बट पीएच स्केल फॉर एग्जांपल अगर है, तो स्टेट पीसीएस क्या करता है, 4-5 डेली यूज़ की चीज़ों का नाम लिख देगा और उनको पूछ लेगा इनमें से ज़्यादा एसिडिक कौन-सी है, कम कौन-सी है। टोमेटो हो गया, कॉफ़ी होगी, आपका ऐसे 3 चीज़ों का दे देगा और उनको अरेंज करना होगा। यूपीएससी क्या करता है, ओशियन एसिडिफिकेशन से रिलेट कर देगा पीएच स्केल को, ओके? फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड बेसिस में क्या होगा कि आपको किसी डेली यूज़ की चीज़ का नाम दे दिया जाएगा और भई वो आपका जो पेपर होता है उसको रेड करेगा या ब्लू करेगा, इस तरह की चीज़ें। ओके? या आपसे पूछ लेगा कि अगर चींटी आपको काटती है, तो उसपे आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल टूथपेस्ट लगाते हो, तो रिलीफ क्यों मिलता है? बिकॉज़ चींटी काटती है तो उसमें एसिड होता है एंड टूथपेस्ट में बेस होता है, तो वो उसको न्यूट्रलाइज़ करता है, इस तरह की चीज़ें। ये आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे। बेकिंग सोडा पे क्वेश्चन, जिप्सम, ब्लीचिंग पाउडर इन पे मैं कह रहा ना एप्लीकेशन बेस्ड, ओके? तो यहाँ पे यूपीएससी इसको कनेक्ट करेगा आपकी सॉइल साइंस से, एग्रीकल्चर से, वाटर क्वालिटी या फूड सेफ्टी से, ओके? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में कौन-सा यूज़ होता है, तो इस तरह से। फिर आता है आपका वाटर एयर एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। अगेन जहाँ पे भी आपको एनवायरनमेंट दिखे ना, तो उस पे ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि सच में यूपीएससी को बहुत प्यार है एनवायरनमेंट के टॉपिक से। अब यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट क्या होंगे, एयर की कंपोज़िशन क्या है, नाइट्रोजन साइकिल जो हमने एनवायरनमेंट में भी देखा था, वाटर प्यूरिफिकेशन के तरीके भई फ़िल्ट्रेशन हो गया, रिवर्स ऑस्मोसिस हो गया, इसके अलावा यूवी रेज़ हो गया, तो क्या-क्या तरीके होते हैं वाटर को प्यूरिफ़ाई करने के। एसिड रेन का कॉन्सेप्ट, स्मोक का कॉन्सेप्ट, ओके? तो एसिड रेन कैसे कोरोड करती है, क्या-क्या हमारा डेली लाइफ़ पे इम्पैक्ट होता है उसका। फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ पे पॉल्यूशन ज़्यादा होता है, वहाँ पे एसी की लाइफ़ कम क्यों होती है? इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। ओज़ोन डिप्लीशन एनवायरनमेंट में भी था, यहाँ पे भी है, यहाँ पे आपको इसके केमिकल एस्पेक्ट पे ध्यान देना है कि क्या केमिकल रिएक्शन होता है जब ओज़ोन डिप्लीट होती है, वो आपको बेसिक पता होना चाहिए। ओके। अब यूपीएससी इस पे फोकस करता है क्योंकि ये एनवायरनमेंट सेक्शन के साथ ओवरलैप करता है, क्योंकि पॉल्यूशन कंट्रोल में भी हम देखते हैं आपका दो टाइप का स्मॉग होता है, जिनमें से एक विंटर कंडीशंस में होता है, एक समर कंडीशंस में होता है। तो इस तरह के आपके उनके उनमें कौन कौन सी गैसेस एक्टिव होती हैं, ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है कि विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, तो सल्फर डाइऑक्साइड, इस तरह के बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। फिर कार्बन के बारे में कि एलोट्रॉप्स क्या होता है, इसमें इनका सबसे फेवरेट है ग्राफीन और फिल्ड्रीन क्योंकि ये लेटेस्ट है। ओके, इन पे आपसे नहीं होगा क्वेश्चन। हाँ, ग्रेफाइट पे डायमंड पे ये पूछ सकता है, शायद पूछा भी हुआ है कि डायमंड शाइन क्यों करता है। ग्रेफाइट एज अ कंडक्टर के या फिर इसके यूजेस के बारे में पूछा जा सकता है कि इसको एज अ ल्यूब्रिकेंट यूज कर सकते हैं, ये सब चीजें। ओके, ग्राफीन जो है ये बिकॉज़ और इसके अलावा कार्बन नैनो ट्यूब्स, मतलब क्योंकि हम कार्बन की बात करें तो कार्बन नैनो ट्यूब्स और ये सब चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं। फिर हाइड्रोकार्बन्स एंड फंक्शनल ग्रुप को इसको पेट्रोलियम रिफाइनिंग से रिलेट करके पूछेंगे और पॉलीमर्स पे शायद इस बार भी क्वेश्चन आया था। ओके, तो नेचुरल और सिंथेटिक पॉलीमर्स होते क्या हैं और ये सब इनके बारे में डिटेल में आपको पता होना चाहिए। अब इसमें यूपीएससी के क्वेश्चन होंगे पेट्रोलियम रिफाइनिंग से रिलेटेड, प्लास्टिक पॉल्यूशन से रिलेटेड, उसको एलिवेट करने के लिए नेचुरल और आर्टिफिशियल सॉल्यूशंस, ये सब रिन्यूएबल फ्यूल से रिलेटेड। इवन इस बार तो पॉलीमर से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, जहां तक मुझे ध्यान है मैंने करवाया था अपने वीडियो में साइंस एंड टेक वाले में, तो प्रीलिम्स में पॉलीमर्स का क्वेश्चन था। अब ग्राफीन से जैसे सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि एलोट्रोप ऑफ कार्बन विद सिंगल लेयर ऑफ एटम्स। ओके, देन मेटल्स एंड मेटलर्जी में एक्सट्रैक्शन। अब हाँ, स्टील से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, आई थिंक 2020 के बाद ही आया, 21 में या कब आया था। तो उसमें पूछा हुआ था कि भाई इनमें से कौन कौन सा यूज होता है स्टील मैन्युफैक्चर में, तो उनमें से आपको एक एलिमिनेट करके लिखना था। तो इस टाइप के क्वेश्चन किसी और इसके मेटल के बारे में भी आपसे पूछ सकते हैं। सिमिलरली गैल्वेनाइजेशन पे पूछ लेंगे, या कोरोजन को या रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए और क्या-क्या तरीके होते हैं। या सिंपल यही पूछ लेंगे कि अगर आयरन को हम ऑयल करके और फिर बाहर रखें और एक आयरन रॉड को हम सिंपली बाहर रख दें, तो जो ऑयल वाली है उसको देर से रस्ट लगेगा या नहीं लगेगा, बट इसको लग जाएगा। तो इसके पीछे क्या प्रिंसिपल है? फिर 4 स्टेटमेंट दे देंगे और वो चारों कन्फ्यूजिंग होंगी, उनमें से एक आपको सिलेक्ट करनी होगी। इस तरह से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें
मतलब बता ही दिया मैंने कि किस तरह का आपका क्वेश्चन होगा। तो गैल्वेनाइजेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन विद जिंक। फिर उसके बाद आता है एवरीडे लाइफ में केमिस्ट्री, जिसमें होता है आपका मेडिसिन्स, एंटीबायोटिक्स, एंटीसेप्टिक और ये सब चीज़ें, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। फूड केमिस्ट्री में प्रिजर्वेटिव कैसे काम करते हैं, स्वीटनर कैसे होते हैं, या फर्टिलाइजर्स में यूरिया या नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जो भी आपके होते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ से एवरीडे लाइफ वाले में से बनेंगे। आर्टिफिशियल स्वीटनर में आपको 4 नाम दे देंगे और कह देंगे कि व्हाट आर दीज़? तो आपको बताना होगा, वहाँ पे लिख देंगे कि भई ये केमिकल कंपाउंड है, ये आर्टिफिशियल स्वीटनर है, ये एक्सप्लोसिव है, क्या है? तो आपको वहाँ से चूज़ करना होगा कि ये एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है। ओके, तो अब जैसे ये है कि इनमें से कौन सा आर्टिफिशियल है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, सैकरिन। तो ऑब्वियसली सैकरिन। फिर उसके बाद एनर्जी से रिलेटेड क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, तो सीएनजी, एलपीजी, हाइड्रोकार्बन, क्योंकि ये सब कार हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड हैं। ओके, तो ये इसी का ही पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। फिर बैटरी से रिलेटेड क्वेश्चन इस साल भी था। ओके, बैटरी अल्टरनेटिव पावर ट्रेन या ऐसे करके कुछ क्वेश्चन था 2025 प्रीलिम्स में। लिथियम आयन और ये सब, इनके कॉन्सेप्ट्स आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे काम करते हैं। एनोड कैथोड का भी इस बार था, सीधा-सीधा क्वेश्चन था कुछ, तो वो आपको पता होना चाहिए, पढ़ के जाना है। और फिर ये तो इम्पोर्टेंट है ही कि बेसिक तो एटलीस्ट आपको न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन के पढ़ने हैं। क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है? बिकॉज़ इंडिया इज़ एन, मतलब हमको दूसरों पे डिपेंड करता है एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, तो इसलिए क्वेश्चन वहां से रिलेट होके आपका बन सकता है। क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज से या इसरो के मिशन से यहाँ से रिलेट करके क्वेश्चन बन सकता है। विच ऑफ द टाइप ऑफ रिएक्शंस ओकर इन हाइड्रोजन फ्यूल सेल? तो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन और विद ऑक्सीजन। अब सिमिलरली इसी फैशन में हम देखेंगे हमारा फिजिक्स का, क्योंकि फिजिक्स में भी सीधा आपसे वो क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, वो एप्लीकेशन बेस्ड ही क्वेश्चन पूछेगा। तो इन तीनों में ना, अगेन मैं आपको बता दूं कि जो भी आएगा वो एनसीईआरटी क्लास 6 से 10th लेवल तक आएगा। ओके, और वो भी एप्लीकेशन इन डेली लाइफ बेस्ड। तो हम फिजिक्स देख रहे थे, तो फिजिक्स में सबसे पहला जो हमारा पार्ट होता है वो होता है जनरल फिजिक्स एंड मेजरमेंट्स। तो यूनिट्स, डायमेंशंस, हम कैसे किस चीज को मेजर करते हैं, ये सब चीजें। तो यहाँ पे आपसे सिंपल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इस टाइप के बन सकते हैं कि शायद बना भी है पहले कि लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ। तो तुम सोचोगे लाइट है, ईयर है, तो टाइम की होगी, क्योंकि ईयर तो टाइम की यूनिट है। बट नो, ये डिस्टेंस की यूनिट है, यानी कि एक साल में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है। सो इट्स अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ओके, इसको मेट्रोलॉजी यानी कि आपके मौसम से कनेक्ट करके आपसे सिंपल पूछ लेंगे कि हेक्टोपास्कल किस चीज की यूनिट है, तो ये आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट है या प्रेशर की यूनिट है, इस टाइप का। तो यूपीएससी किस तरह पूछेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिपोर्टेड इन मेट्रोलॉजिकल बुलेटिन्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन विच यूनिट? ये आपको पता होना चाहिए। फिर दूसरा है आपका मैकेनिक्स, जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट फिर भी इसमें अगर क्वेश्चन आते हैं ना, तो सैटेलाइट वगैरह से रिलेटेड आते हैं। तो इसमें क्या, ग्रेविटी जो है वो आपका इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि आपका कॉन्सेप्ट है एस्केप वेलोसिटी का, सैटेलाइट मोशन का, या न्यूटन के लॉज का, के 3 लॉज हैं, उनकी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। मोमेंटम की आपसे रियल वर्ल्ड फिनोमेना में, जैसे कि कोई चीज चल रही है, वो रुकेगी, तो अगर उसको रोका, मतलब वो रुकती क्यों नहीं है, तो आपसे बोल देंगे कि ये प्रिंसिपल कौन सा है, तो आपको बताना होगा कि मोमेंटम है, और वहां पे 3 और कंफ्यूजिंग से नाम आपको दे देंगे, और अगर आपका साइंस बैकग्राउंड नहीं है तो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। बट यहाँ पे हमको क्या नहीं पढ़ना है, इस पे ध्यान देते हैं। तो जो बिल्कुल कैलकुलेशंस हैं, कॉम्प्लेक्स फ्लूइड मैकेनिक की डेरिवेशन, यानी कि इतना वाटर, इतनी विस्कोसिटी, ये सब वो सब, ये आपको नहीं पढ़ना है यहाँ पे। तो यूपीएससी कैसा क्वेश्चन पूछेगा, बच्चों वाला, व्हाई डज अ स्पेस स्टेशन स्टे इन ऑर्बिट? वो गिरता क्यों नहीं है? व्हाट इज जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स एल्टीट्यूड? कितनी ऊपर होता है? इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, कोई इसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाएंगे। फिर थर्मल फिजिक्स यानी कि हीट से रिलेटेड, तो उसमें लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, ये गर्म चीज है, इसको टच करके ठंडी चीज रख दी, तो दोनों का टेम्परेचर एक टाइम के बाद बराबर आ जाएगा। तो क्यों आ जाता है? तो हीट ट्रांसफर की वजह से। तो कैसे कैसे हीट ट्रांसफर होती है भाई, कंडक्शन से होती है, कन्वेक्शन से होती है, ये सब आपको बेसिक्स जो है पता होना चाहिए। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, अगेन क्लाइमेट से रिलेट कर दिया इसको, और इसकी जो क्लाइमेट साइंस में बाकी एप्लीकेशंस हैं वो आपको उस पर्सपेक्टिव से इसको पढ़ना है, आपको थियरीज का रट्टा नहीं मारना है। तो यूपीएससी किस एंगल से देखेगा उसको,
एनवायरनमेंट से। व्हाई हीट इंजन्स आर इनएफिशिएंट क्वेश्चन हो सकता है। प्रिंसिपल बिहाइंड रेफ्रिजरेटर्स और थर्मल पावर प्लांट्स, प्रिंसिपल बिहाइंड एयर कंडीशनर्स, अगर हम फ्रिज खुला छोड़ दे तो पूरा कमरा ठंडा क्यों नहीं होता, इस टाइप से आपको फंसा के क्वेश्चन पूछ सकता है। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, अब इसमें क्या है हमारे काम का, क्या आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मूलाज याद करने हैं, करंट ट्रांसफर के, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, नो, यहाँ पे आपको बेसिक्स पता होने चाहिए इलेक्ट्रिक करंट के। इवन सर्किट्स का भी आपको बेसिक्स की जरूरत नहीं है, स्टेट पीसीएस वालों को ज्यादा वो रहती है कि हाँ हम पूछें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट वगैरह में भी यूज होता है, मैगलेव वगैरह में, तो प्रिंसिपल पता होना चाहिए कि क्या है और किस तरह से। तो ट्रांसफार्मर में यूज होता है, जनरेटर्स में यूज होता है, कम्युनिकेशन सिस्टम्स में यूज होता है। बट यूपीएससी किस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछेगा, करंट अफेयर से रिलेटेड। ओके, वो भी टेक पार्ट से। बुलेट ट्रेन्स का क्या वर्किंग प्रिंसिपल है, या फिर इंडक्शन मोटर का क्या है, या फिर आपकी मैगलेव ट्रेन्स का क्या वर्किंग प्रिंसिपल है, ट्रांसफॉर्मर्स, ये सब चीजें। फिर उसके बाद वेव्स एंड ऑप्टिक्स में आपके रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, लेंसेज, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, फाइबर ऑप्टिक्स खास करके, ये सब चीजों पे क्वेश्चन बनते हैं। आपको रे डायग्राम्स और ये डेरिवेशंस, इन सब चीजों में, डीप रिफ्रैक्शन, मैथमेटिकल वेव इक्वेशन, इन सब में नहीं जाना है। तो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, व्हाई इज द स्काई ब्लू, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट। डायमंड क्यों स्पार्कल करता है, फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा मिराज। मिराज ये एरोप्लेन नहीं है आपका, ये जो हमको डेजर्ट में दूर ऐसे लगता है कि वहां पे पानी है, तो ये भी आपका इंटरनल, ये क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही होता है, उसी का ही एक एप्लीकेशन है। अब इसके अलावा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सब मॉडर्न फिजिक्स के पार्ट हैं। ओके, आइसोटॉप्स, एप्लीकेशन ऑन रेडियो एक्टिविटी, बोहर्स मॉडल, ये स्टेट पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यूपीएससी आपको जो न्यूज में इस टाइम चल रहा है ना, इन टॉपिक से रिलेटेड, उससे आपको क्वेश्चन पूछेगा। जैसे मैंने पहले बताया, आइसोटॉप में पूछेगा तो आपका कार्बन डेटिंग वगैरह में पूछेगा, या कैंसर ट्रीटमेंट में रेडियोथेरेपी, उसमें कौन सा आइसोटॉप यूज होता है, एक्सरे में कौन सा होता है, कैट स्कैन में कौन सा होता है, ये सब चीजें। ओके, हाफ लाइफ का क्या प्रिंसिपल है, सोलर सेल्स के पीछे क्या प्रिंसिपल होता है। उसके अलावा जो टॉपिक्स हैं जैसे कि स्पेस टेक, रिन्यूएबल एनर्जी, पार्टिकल एक्सेलरेटर, ये जो भी पिछले 1.5 साल में न्यूज में रहा हो, उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। यूपीएससी आपसे क्या नहीं पूछेगा, तो ये आपसे आईआईटी का जो आपका पेपर होता है, जेई का पेपर होता है, उसके स्टाइल में कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं देगा। प्रीलिम्स में फिजिक्स जो आएगी वो कॉन्सेप्चुअल आएगी, फिजिक्स क्या, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो भी आएगी कॉन्सेप्चुअल आएगी। बायोलॉजी में सीधे क्वेश्चन आ सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री में सीधे नहीं आएंगे, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन आएंगी। ओके, और उसके अलावा एनवायरनमेंट से उसको कनेक्ट करा जाएगा, और स्पेशली करंट अफेयर्स में अगर कुछ रहा है तो बेसिक्स के लिए आप क्लास 6 से 10th की एनसीईआरटी को करके रखो, ये पार्ट आपका यहां से कवर हो जाएगा। अब हम देखते हैं हमारा टेक पार्ट। ओके, तो ये है हमारा टेक्नोलॉजी वाला पार्ट, इसको जूम इन करते हैं। तो टेक्नोलॉजी वाले पार्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। ओके, यानी कि इंडिया ने कहीं किसी बड़े इंटरनेशनल उसमें प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट किया, जैसे सर्न कोलाइडर है स्विट्जरलैंड में, उसमें ओके लीगोन में पार्टिसिपेट किया हुआ है, ये सब चीजें आपको जो भी लेटेस्ट है, निसार सैटेलाइट नासा के साथ किया हुआ है, ये सब। कोई किसी कंट्री से बायलैटरल या मल्टीलैटरल हमारे साइंस एंड टेक के एग्रीमेंट हुए हैं, ब्रिक्स का है कोई, इंडो यूएस, इंडो इजराइल, इंडो रशिया, किसी भी कंट्री के साथ डिफेंस पार्टनरशिप भी हुई है, तो वो भी आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा फिर स्पेस टेक्नोलॉजी में कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस या एजेंसीज हैं, जैसे इसरो हो गया, एंट्रिक्स हो गया, इन स्पेस, न्यू स्पेस, अगर कोई भी न्यूज में रहा है, इसरो तो हमेशा ही रहता है, उसके अलावा तो वो आपको पढ़ना है। सैटेलाइट प्रोग्राम्स में देखो, यहाँ पे भी आपका स्टैटिक और करंट दोनों है, तो स्टैटिक में इंडिया के जो सैटेलाइट प्रोग्राम्स हैं, इनकी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। ओके, ये जो यहाँ पे मेंशन्ड है। उसके अलावा अगर कोई लेटेस्ट डेवलपमेंट होती है तो वो आप अपने नोट्स में ऐड करेंगे। फिर इनकी एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं सैटेलाइट्स की, जैसे वेदर फोरकास्टिंग, टेलीकम्युनिकेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, नेविगेशन, उसके अलावा हमारा रिमोट सेंसिंग, और ये सब चीजें। लॉन्च व्हीकल इंडिया के पास कौन कौन से हैं, पीएसएलवी, जीएसएलवी, ये सब आपको, एसएसएलवी रिसेंट था, तो वो आपको पढ़ने हैं, उनके फीचर्स पता होने चाहिए। आपसे पूछ सकते हैं सीधा सीधा 3 स्टेटमेंट में। क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी क्या होती है, रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम और इंडिया के पास उसका क्या इक्विवेलेंट है। स्पेस मिशंस में आदित्य L1 और गगनयान, चंद्रयान, मंगलयान, सब आपको इंडिया के पता होना चाहिए।
स्पेस टेलीस्कोप्स। तो इसमें जो इंटरनेशनली लॉन्च किए गए हैं, जैसे अभी पहले हबल था, फिर अभी जेम्स वेब लॉन्च किया गया है, फिर ज़मीन पे जो हैं, जैसे वहाँ पे एंडीज़ माउंटेन्स में है सबसे बड़ा एक रेडियो टेलीस्कोप एरे है, उसके बारे में पता होना चाहिए। ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है, ये आपकी नॉलेज में होनी चाहिए। फिर स्पेस के लॉज़ क्या-क्या हैं, जैसे आउटर स्पेस ट्रीटी है, स्पेस एक्टिविटीज़ बिल है, ये सब चीज़ें। और क्या-क्या फ़ील्ड्स इमर्जिंग हैं, जैसे कि अमेज़न वाले, वो क्या नाम है उनका, वो स्पेस टूरिज़्म करवा रहे हैं, अभी 4 लेडीज़ को भेजा था। इलॉन मस्क ने अपने ड्रैगन कैप्सूल चला रखे हैं, ये सब चीज़ें। एस्टेरॉयड माइनिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, उसके पॉज़िटिव, नेगेटिव्स, और इंडिया में प्राइवेट स्पेस, जो स्पेस का सेक्टर है, वो किस तरह से परफ़ॉर्म कर रहा है। बायोटेक्नोलॉजी से सच में बहुत क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली आपके कोविड के बाद तो आते ही आते हैं। तो इसमें डीएनए, आरएनए, जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्लोनिंग, इससे रिलेटेड आएँगे। इसको आपका एग्रीकल्चर से भी रिलेट करेंगे, हम देखते हैं। पर पहले पॉलिसीज़ देखनी है कि इंडिया में कौन से लॉज़ हैं या कौन-सी बॉडीज़ हैं जो इसको गवर्न करती हैं। फिर इसको एग्रीकल्चर से कैसे कनेक्ट होता है कि जीएम क्रॉप्स क्या होती हैं, तो इंडिया यूएस का भी पंगा चल रहा है कि यूएस चाहता है इंडिया अपनी मार्केट में वहाँ की जीएम क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस होने दें। बीटी कॉटन पे तो बहुत फेवरेट था, यूपीएससी का पूछता ही रहता था हर 2 साल में क्वेश्चन। बीटी ब्रिंजल 2018 में भी आया था कि भई बीटी कॉटन इज़ द ओनली जीएम क्रॉप, या ऐसे करके, तो ये आपको पता होना चाहिए। जीएम मस्टर्ड, ये भी 2018 में था कि कौन से इंस्टीट्यूट ने इसको डेवलप किया है, इस तरह के जो क्वेश्चन थे। बायो फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं? फिर एनवायरनमेंट से रिलेटेड बायोटेक के क्वेश्चन आएंगे। बायो रेमेडिएशन यानी कि यूज ऑफ बैक्टीरिया टू रिमूव पॉल्यूटेंट्स। वेस्ट ट्रीटमेंट में स्पेशली डेवलप्ड बैक्टीरिया का, बायो इंजीनियर्ड बैक्टीरिया का यूज करके कैसे हम वेस्ट को डिकम्पोज कर सकते हैं। फिर मेडिकल में कैसे यूज होता है कि वैक्सीन, जैसे एमआरएनए वैक्सीन थी, वो स्टेम सेल रिसर्च से रिलेटेड। क्रिस्पर टेक से बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, आगे भी आ सकता है। जीन एडिटिंग पे क्वेश्चंस आ चुके हैं, फिर आ सकते हैं। जीन थेरेपी पे आ चुके हैं, फिर आ सकते हैं। तो ये वाला जो मेडिकल बायोटेक है, ये सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। बल्कि ये बायोटेक वाला जो पार्ट है ना, ये तो तुम इग्नोर मत करना, सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। अब एनिमल हस्बेंड्री में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन तो चलो बहुत कॉमन हो गया और बहुत पुरानी है। एम्ब्रियो ट्रांसफर, अब एम्ब्रियो ट्रांसफर से याद आया कि अभी वो चल रहा है, दोबारा से रेज हो रहा है आपका सरोगेसी का इशू। ठीक है, तो उसके बारे में आपको पढ़ना है। अब एथिकल इश्यूज क्या है, डिजाइनर बेबीज, यानी कि पेरेंट्स कहे कि जीन एडिटिंग करके हमारे बच्चे की आंखें नीली कर दो, रंग गोरा कर दो, हाइट 6 फुट 5 इंच कर दो, बाल गोल्डन कर दो। ओके, इस तरह की चीजें, बाइसेप्स पैदा होते ही 17 इंच के हों उसके, तो डिजाइनर बेबीज। थ्री पेरेंट बेबी क्या होता है, ये क्वेश्चन आ चुका है, फिर आ सकता है। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट क्या है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है, बायोपायरेसी क्या होती है। ओके। तो बायोपायरेसी यानी कि किसी कम्युनिटी के या किसी कंट्री के बायोटिक रिसोर्सेज को चुरा के यूज करना, इस तरह की। बायोएथिक्स का कॉन्सेप्ट क्या है। फिर टीकेडीएल बनाई थी इंडिया ने, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, वो क्या है। फिर न्यूक्लियर टेक, इसमें इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी आपको पता होनी चाहिए। वो एक 3 स्टेज प्रोग्राम है, ये आपके स्टैटिक का पार्ट है, क्योंकि ये करंट अफेयर नहीं है। तो 3 स्टेज टेक प्रोग्राम क्या क्या है इंडिया का। फिर अपना एक यूएसए के साथ एग्रीमेंट हुआ था 2008 या 10 में, वो आपको पढ़ना है, उसके बारे में पता होना चाहिए। उससे सीधा क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे, बट कोई उसमें डेवलपमेंट हुई तो हो सकता है उससे आपको क्वेश्चन आ जाए। इंडिया के न्यूक्लियर रिएक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए। ओके। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, हैवी वाटर रिएक्टर, ये सब। नॉन एनर्जी यूज क्या होते हैं न्यूक्लियर टेक्निक के, एग्रीकल्चर में क्या यूज है, मेडिसिन में क्या यूज है, फूड इरेडिएशन में क्या यूज है, ये सब। न्यूक्लियर सेफ्टी से रिलेटेड या उसके हैजर्ड से रिलेटेड, अगर जैसे लास्ट फुकुशिमा डिजास्टर हुआ था, अभी रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, तो वहां पे एक न्यूक्लियर प्लांट है, उस पे शायद अटैक हो गया था, तो हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। और रेडियो एक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट। फिर उसके बाद है आपका डिफेंस टेक, जो कि इस बार ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, तो ये हमारे नेक्स्ट प्री के लिए 2026 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चंस आ सकते हैं क्योंकि आपको जनवरी 25 से लेके मई 26 तक की करनी है करंट अफेयर। उसमें मिसाइल सिस्टम्स के बारे में फिर आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, बैलिस्टिक वर्सेस क्रूज मिसाइल्स। ब्रह्मोस क्या है, बैलिस्टिक है या क्रूज है। इंडिया की कौन सी मिसाइल बैलिस्टिक है, कौन सी क्रूज है, इंडिया ने अभी पाकिस्तान पे यूज करी थी, उनमें से तो पता ही रखना। एयर डिफेंस सिस्टम S-400, आयरन डोम, फिर एक यूपी उसका यूएसए का है। ओके। थार्ड, THAAD, इस तरह की चीजें आपको पता होनी चाहिए।
यूएवीज एंड ड्रोन्स के बारे में, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ रही है और टर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन और ड्रोन पायलट दिए थे, ये सब। हाइपरसोनिक मिसाइल्स क्या होती हैं, हर कंट्री डेवलप कर रहा है, क्या इंडिया भी डेवलप कर रहा है, कौन से नाम से डेवलप कर रहा है। साइबर वॉरफेयर क्या होता है, ओके, इंडिया में कौन कौन सी एजेंसीज हैं साइबर वॉरफेयर को प्रिवेंट करने के लिए। और ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजीज क्या होती हैं, यानी कि ऐसी टेक्नोलॉजीज जो वेपन्स में भी यूज हो सकती हैं और जो नॉर्मल यूज में भी हो सकती हैं। फिर नैनोटेक पे भी क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो नैनो पार्टिकल्स क्या हैं, उनकी एप्लीकेशन मेडिसिन में, इंडस्ट्री में, एनवायरनमेंट में। नैनो टॉक्सिसिटी क्या होती है और उसके एनवायरमेंटल कंसर्न्स क्या हैं। ग्राफीन पे क्वेश्चन आ चुका है आपका। ओके, कार्बन नैनो ट्यूब्स पे आ चुका है। सुपर कंडक्टर क्या होते हैं, उनके टाइप्स, प्रॉपर्टीज, एप्लीकेशंस। लेजर टेक्नोलॉजी में और उसके टाइप्स हैं सेमीकंडक्टर, ये सब चीजें नैनोटेक एंड मटेरियल साइंस में पढ़नी है। देन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इंडिया की आईटी एंड आईसीटी ग्रोथ, कोई भी लेटेस्ट न्यूज आए तो उधर ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है। ई गवर्नेंस में डिजिटल इंडिया, भारत नेट, बेसिक्स पता होने चाहिए आपको। 5G एंड अपकमिंग 6G टेक्नोलॉजीज, तो इसमें आपसे डिफरेंशिएट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, स्पेशली अगर 6G में कोई डेवलपमेंट हो जाती है अगले साल में। तो आपसे आपको सारी ये पता होनी चाहिए, 3G 4G 2G 5G के डिफरेंस क्या है इनमें। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है, क्वेश्चन आ चुका है। ब्लॉकचेन पे भी आ चुका है, AIML पे इसी साल आया था शायद। बिग डेटा के बारे में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है ये सब, करंट अफेयर बेस्ड खास करके। फिर साइबर सिक्योरिटी हमने ऊपर भी बात करी थी, सर्टेन हमारा एक वो है। और फिर साइबर लॉज इंडिया में क्या क्या है, डेटा प्रोटेक्शन के क्या लॉज हैं। मोबाइल जनरेशंस मैंने आपको बताया ऊपर, 3G 4G 5G, ये सब इंडिया की टेलीकॉम पॉलिसी। यूपीआई, आधार, फिनटेक टेक्नोलॉजीज, इसमें रुपए के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है 2017 में। और तो दोबारा आपसे यूपीआई के ऊपर या इन चीजों के ऊपर सिंपल उसकी फीचर्स देके 3 स्टेटमेंट में आपसे पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर क्वेश्चन आया भी है, फिर आ सकता है, क्योंकि चाइना बहुत फास्ट इस पे प्रोग्रेस करता जा रहा है। तो दोबारा आ सकता है, इसके बेसिक्स, इंडिया में क्या इनिशिएटिव है, ये सब। अब सुपर कंप्यूटर्स पे अगर इंडिया ने कुछ रिसेंट डेवलपमेंट की है या नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन है, तो उस पे आपको बेसिक पता होना चाहिए, इंडिया का लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, ये सब। रोबोटिक्स में इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन क्या होता है, एआई में भी, हाँ, रोबोटिक्स एंड एआई। तो एआई एप्लीकेशंस गवर्नेंस में कैसे हो सकते हैं, डिफेंस में, हेल्थ केयर में। और ये सब चीजें हमको इसके बारे में भी पढ़ लेना, जो सेंटर फॉर एआई एंड रोबोटिक्स है। फिर इसकी एथिक्स जो है, ये तो मेंस ओरिएंटेड ज्यादा हो गया। ओके, एंड ये भी मेंस ओरिएंटेड है। फिर है हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जो कि इंडिया हमेशा फंसा ही रहता है इंटरनेशनल उस पे कहीं ना कहीं। तो पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, इंडस्ट्रियल डिजाइन, तो आपसे हो सकता है पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क में डिफरेंस ही पूछ लें, और कुछ नहीं। तो 3 स्टेटमेंट दे देंगे, पेटेंट ये होता है, कॉपीराइट ये होता है, ट्रेडमार्क ये होता है, बताओ कौन सी सही है। तो एक ये ट्रिप्स एग्रीमेंट है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऐसे करके कुछ एग्रीमेंट है, उसके बारे में पता होना चाहिए। ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, और मतलब अपना आईपी से रिलेटेड, आईपीआर से रिलेटेड लेटेस्ट भी पढ़ना है, और उसका बेसिक्स भी पढ़ने हैं, डेफिनेशंस वगैरह आपको सब पता होना चाहिए। फिर है हमारी रिन्यूएबल एंड अल्टरनेटिव एनर्जी, क्योंकि इंडिया ने प्रॉमिस कर रखा है उसमें पेरिस क्लाइमेट डील में, तो हमारा अभी क्या स्टेटस है, कितने परसेंट हमारी रिन्यूएबल है, कितनी परसेंट हमारी नॉन रिन्यूएबल है, ये सब चीजें हमको पढ़नी है। ओटेक हो गया, ये टेढ़ी मेढ़ी जितनी भी टेक्नोलॉजी है ना, टाइडल, जियोथर्मल, ओटेक, बायोमास, ये सब पढ़नी है। वेस्ट टू एनर्जी, ये सब पढ़ना है। हाइड्रोजन एनर्जी, जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ब्राउन हाइड्रोजन, कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए क्या है, आपसे सीधी स्टेटमेंट देके पूछ लेगा। फ्यूल सेल से रिलेटेड इस बार भी क्वेश्चन आया था। ओके, और हाइब्रिड व्हीकल क्या होते हैं, पावर ट्रेन से रिलेटेड आया था, तो डेफिनेटली यहाँ से अगर वो आया है तो और भी आ सकते हैं। फिर बायोफ्यूल्स की जनरेशन पे क्वेश्चन आ चुका है, आई थिंक 2017 या 18 में। ओके, तो दोबारा भी आ सकता है। 2017-18 में नहीं, आई थिंक 16 में आया था, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, 16-17 ऐसे ही कुछ आया था बायोफ्यूल्स पे। एल्गी वेल्गी कुछ डाल के क्वेश्चन पूछा हुआ था। फिर रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसीज इन इंडिया। तो ये था आपका साइंस एंड टेक का सिलेबस, पूरा सिलेबस हमने डिकोड कर लिया है प्रीलिम्स का। ओके, तो नेक्स्ट क्या करना है वो आप मुझे कमेंट्स में बताओ। वीडियो अच्छा लगा कि आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम पे भी सेम नाम से मेरा चैनल है, उसको भी फॉलो करें, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें, क्योंकि अभी सिर्फ आपका फॉलो ही मेरी कमाई है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, यू आर वॉचिंग द अंडरडॉग्स आचार्य।